Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on daily news analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express। तो फ्रेंड्स आज है 19th में एंड दोनों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज को हम गो थ्रू करेंगे, बट इसमें कुछ ऐसे 2-3 टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हम कुछ नया डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक बहुत ही डिटेल्ड में आपके एक टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन के अंदर में हिंदू के अंदर में आपके एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेके एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया एंड वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर जीके बट ऑल्सो फॉर लीगल रीजनिंग। तो सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे। मोर ओवर यही टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था और कई दिन से वो पर्टिकुलर कवरेज चल रहा है। ओके, तो यहां पे पहला टॉपिक हम समझेंगे वो है व्हाट इज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां पे जो आपका ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। ओके, तो आर्टिकल 143 के अंदर में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। एंड व्हेन आई से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के पास जो भी ये रेफरेंस की पावर है ये फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव होती, विच मींस कि ये पावर जो है ये आपकी रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पावर कहीं से डिराइव नहीं करी गई है, ये पावर पार्लियामेंट ने किसी लॉ के थ्रू नहीं दी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रोवाइडेड है। ओके, तो आर्टिकल 143 जो है इसको हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी बोलते हैं, इसको हम कई बार बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो आर्टिकल 143 जो है ये आपको दो तरीके से याद रहना चाहिए कि अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का आर्टिकल कौन सा है, या आपसे कभी पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी एडवाइजरी जुरिडिक्शन किस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक्सरसाइज करती है, तो दोनों का आंसर सेम रहेगा, आर्टिकल 143 रहेगा। अब यहां पे जब मैं सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन बोल रहा हूं तो यहां पे एडवाइस लेने का राइट किस किस के पास है, यानी कि आर्टिकल 143 में इज इट ओनली द प्रेसिडेंट जो एडवाइस ले सकता है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, या बाकी की अथॉरिटीज लाइक प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इनके स्पीकर, चेयरमैन, क्या ये भी एडवाइस ले सकते हैं? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जो आर्टिकल 143 है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस या सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन, इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में ये पावर होती है। ओके, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में ये पावर होती है। और अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि आर्टिकल 143 में जो प्रेसिडेंट एडवाइस मांग रहा है वो किस किस टॉपिक में मांग सकता है? क्या जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर पे एडवाइस मांग सकता है? सो ऑब्वियसली वो हर किसी बात पे तो एडवाइस लेगा नहीं, बट यहां पे जब भी कोई उसको लीगल इशू रेस होता है, यहां पे जब भी उसे कोई लीगल क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है, तब वो सुप्रीम कोर्ट से यहां पे एडवाइस ले सकता है। तो आर्टिकल 143 के अंदर में प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है या कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो अगर वो पब्लिकली इंपॉर्टेंट मैटर है, रिमेंबर पब्लिकली इंपॉर्टेंट मैटर है, तो उसमें वो प्रेसिडेंट जो है वो यहां पे सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। तो यहां पे किस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की बात हो रही? तो इफ यू रिमेंबर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा था, आज से 2 महीने पहले की न्यूज है, जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था एंड द जजमेंट वाज कि जब गवर्नर और प्रेसिडेंट किसी पर्टिकुलर बिल पे एसेंट या उसको रिजेक्ट करने का डिसाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर में अब 3 महीने का टाइम लिमिट होगा, विच मींस कि अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई लॉ है या कोई ऐसा बिल है जो आपका पार्लियामेंट से पास हो गया, या फिर कोई बिल है जो स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो गया, तो उसके बाद में जब वो प्रेसिडेंशियल एसेंट या गवर्नर एसेंट के पास जाता है तो उसके अंदर में मैक्सिमम टाइम शुड बी 3 मंथ्स। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर जजमेंट दिया था। तो यहां पे प्रेसिडेंट ने क्लैरिफिकेशन मांगा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है क्या वो यहां पे इस तरीके से टाइम लिमिट दे सकता है एक एग्जीक्यूटिव हेड को, बिकॉज यहां पे क्या है, एक जुडिशरी हो गई, एक एग्जीक्यूटिव हो गया, तो जुडिशरी क्या यहां पे बता सकती है एग्जीक्यूटिव को कि आपको ये काम कितने टाइम में करना है, और यहां पे कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। तो ये एक इस टाइप का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाएगा, बिकॉज जजमेंट का ही क्लैरिफिकेशन मांगा है और ये एक आपका पब्लिकली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रिमेंबर दिस कि जो आर्टिकल 143 है उसके अंदर में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा जा सकता है। ओके, अगर मैं एक बार प्रोविजंस पे जाके आऊं तो पहले है आर्टिकल 143 क्लॉज 1, जिसके अंदर में ये बात जो अभी जस्ट हमने लाइन पढ़ी है ये 143(1) में एज इट इज लिखी हुई है, वर्ड टू वर्ड लिखी हुई है। नेक्स्ट इज 142 क्लॉज 2, तो इसके अंदर में कोई भी जो मैटर जो बेसिकली किसी भी डिस्प्यूट से रिलेट करता हो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट से, तो वो भी रेफर किया जा सकता है। तो आर्टिकल 143 के अंदर में
आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो दो टाइप के सवाल पूछ सकता है। पहला तो है कोई भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो। सेकंड कि मान लेते हैं कि कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट था, कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी थी और उससे कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से ब्रिटिश इंडिया के टाइम का कोई एग्रीमेंट है, कोई ट्रीटी है, उसके अंदर में कोई डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो उसमें अगर प्रेसिडेंट को क्लैरिफिकेशन चाहिए कि इसमें किस तरीके से प्रेसिडेंट को एक्ट करना चाहिए, तो यहां पर भी वो क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। ओके, सो रिमेंबर अंडर आर्टिकल 143 कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ही नहीं पब्लिक इंपॉर्टेंस के, बट ऑल्सो कि कोई भी अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट हो उसमें अगर उसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो भी 143 में वो आस्क कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर आपका रेफरेंस होता है, क्या प्रेसिडेंट खुद के डिस्क्रिप्शन में पूछता है या फिर यहां पे वो किसी से एडवाइस लेता है? एंड ये मैं कई बार आपको क्लैरिफाई कर चुका हूं कि आपका जो प्रेसिडेंट है, देयर आर 2-3 सिचुएशन अपार्ट फ्रॉम दोस। उसके अलावा जब भी प्रेसिडेंट कोई एक्ट करता है तो उसमें वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस लेता है। सो देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो प्रेसिडेंट के थ्रू पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और आर्टिकल है आर्टिकल 145, और आर्टिकल 145 जो है वो सिर्फ 143 से ही डील नहीं करता, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से डील करता है। एंड यू शुड नो दिस कि जब भी आपका सुप्रीम कोर्ट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को जज करता है या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट आपके प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को हर्ड करता है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनेगी उसके अंदर में मिनिमम ऑफ 5 जजेस होने चाहिए, विच मींस कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर शुड बी हर्ड बाय एटलीस्ट 5 जजेस। तो मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए जो उस मैटर को हर्ड करेंगे, हियर करेंगे। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए कि यहां पे जो कोर्ट ओपिनियन देता है क्या वो बाइंडिंग होती है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पे इसको सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुडिक्शन बोली जा रही है। एंड रिमेंबर, अगर आप किसी को एडवाइस देते हो तो वो सामने वाले के ऊपर है कि वो उसको माने या ना माने। तो यहां पर भी जो एडवाइस होती है इट इज नॉट बाइंडिंग। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर एडवाइस होती है बाइंडिंग नहीं होती। मोर ओवर कि इस पर्टिकुलर केस में जो पर्टिकुलर एडवाइस दी जाएगी वो फ्यूचर में भी कोई प्रेसिडेंट वैल्यू सेट नहीं करती है, विच मींस कि जस्ट बिकॉज इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन बताया है, तो सेम अगर सिनेरियो आता है वापस से इसी टाइप का केस आता है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट कि इस पर्टिकुलर केस में भी वो एडवाइस दे। तो यहां पे उसकी कोई प्रेसिडेंटल वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई बाइंडिंग वैल्यू नहीं होती है इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पे ये है। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा वो ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है एडवाइस देने के लिए? जैसे प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन पूछा यहां पे सुप्रीम कोर्ट से कि आप मुझे इसका आंसर दीजिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है कि उसे कुछ ना कुछ एडवाइस देनी पड़ेगी? तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बार मिस हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो यहां पे रेस्पेक्टफुली डिनाई कर सकता है कोई भी एडवाइस देने से। इट कैन से कि जुडिशरी का यहां पे अननेसेसरी इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो जुडिशरी इज नॉट सपोज टू गिव आंसर टू इट। फॉर एग्जाम्पल कि जो प्रेसिडेंट है वो यहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से पूछता है कि आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज क्या होनी चाहिए, उनके पर्क्स क्या होने चाहिए। तो यहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस में एडवाइस करेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन देयर राइट माइंड दे कैन आल्सो डिनाई कि दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ एडवाइस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट से अगर एडवाइस मांगी भी जाती है तो वो एडवाइस देने के लिए बाउंड नहीं है, और जो एडवाइस दी जाती है वो भी बाइंडिंग नहीं है। ओके, और अगर हम यहां पे कुछ एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस को करें तो जस्ट लाइक इंडिया, इन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो जो वहां का सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में भी यहां पे एडवाइजरी जुडिक्शन होता है। सो जस्ट लाइक इन इंडिया, कनाडा के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ये पर्टिकुलर एडवाइस प्रोवाइड करता है। अदरवाइज यूएस या यूके, यहां पे आपके एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर चलता है। सो डू यू नो व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर? इफ यू नो, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स कि मैंने अभी एक वर्ड यूज करा, सेपरेशन ऑफ पावर। व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। एनीवे, यूएस और यूके के अंदर में आपके जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो यहां पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस का राइट यहां पे प्रेसिडेंट के पास में नहीं होता है। ओके,
अब यहां पे आते हैं कि हम इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर देखें तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इज कि ये हमने जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है ये कहां से हमने इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है आपका सेक्शन 213 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ओके, जो प्राइमरी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव है। हमारा पार्लियामेंट कैसा होगा, हमारा जुडिशरी कैसे होगा, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होंगे, गवर्नमेंट फंक्शनिंग कैसे होगी, एवरीथिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और यहां पे जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो भी हमने यहीं से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए। सेक्शन नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट द एक्ट दैट इज इंपॉर्टेंट, तो यू शुड नो कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो बीन टेकन अप बाय द फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओनली। और इसके अंदर में जो गवर्नर जनरल होता था इन पावर में, उसको अगर कोई एडवाइस लेनी थी तो इट कुड टेक एडवाइस फ्रॉम द फेडरल कोर्ट एट दैट टाइम। ओके, तो यहां पे ये एंड एक ये लास्ट जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर है क्लैट एंड एलेट के लिए, प्लीज इसको जरूर से मार्क डाउन कर लेना कि आज तक कितने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुए। तो आज तक टोटल 15 रेफरेंसेस हैज बीन मेड, तो कहीं पे भी आप लिखो तो 15+1 लिखना। Why? Because ये वाला जो रेफरेंस है ये 16th रेफरेंस है, यानी इससे पहले 15 टाइम्स यहाँ पे प्रेसिडेंट ने यहाँ पे आपका कुछ रेफरेंस करा है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडवाइस प्रोवाइड करी है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट ऑल्सो। ओके, अब यहां पे अगर हम बात करें करंट रेफरेंस की, सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने मेजरली सुप्रीम कोर्ट से ही पूछा गया है कि जो टाइम फ्रेम दिए गए हैं क्या इस टाइप से जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को टाइम फ्रेम दे सकता है, एंड अराउंड 14 क्वेश्चंस हैव स्पेसिफिकली बीन आस्क्ड। और उसके अंदर में अगर मैं मेजरली देखूं तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है इनको यहां पे आंसर करने की कोशिश करी गई। एनीवे, तो ये अभी का आपका जो पर्टिकुलर मैटर है ये इससे ही डील करता है। ओके, नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट नॉट दैट अ गुड न्यूज, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट टुक इट एट द फर्स्ट न्यूज टुडे, आई डिड नॉट वांट टू स्टार्ट ऑन अ रॉन्ग नोट, बट द न्यूज इज कि आपका जो PSLV का C61 रॉकेट है वो अपने लॉन्च के अंदर में फेल हो गया, एंड दिस वाज द 101st लॉन्च ऑफ इसरो। 101 बार रॉकेट था जो हमने लॉन्च किया था और जो हमारा फेल हो गया। एंड दूसरी जो सैड न्यूज ये है कि जो आपका 100th रॉकेट लॉन्च था और इस साल का जो पहला रॉकेट लॉन्च था वो भी आपका पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो वहां पर भी कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो भी एक फेलियर साबित। तो अब आपके 2 लगातार ऐसे स्पेस मिशन हो चुके हैं जो फेल हो चुके हैं, एंड जस्ट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान के बाद ये पर्टिकुलर लॉन्च हुआ था, एंड उसके बाद में हमारा रॉकेट फेल होना डज नॉट पुट अप इन अ वेरी गुड पिक्चर। एनीवे, आपका जो ये पर्टिकुलर रॉकेट फेलियर है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो PSLV जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स हैं, GSLV जो हमारे 2 प्राइमरी लॉन्च व्हीकल्स हैं, और LVM-3 जो हमारा सबसे हैवी रॉकेट है, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले बिकॉज PSLV C61 फेल हुआ है तो उसके बारे में हम बेसिक देख लेंगे, उसके बाद PSLV और GSLV को समझ लेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर आपका मिशन था इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है। तो पहली चीज कि रॉकेट कौन सा था, तो PSLV नाम में ही है। कौन से नंबर का रॉकेट लॉन्च था ये 61, तो जो 61 था दिस इज द 61th लॉन्च ऑफ PSLV। ओके, इसमें पेलोड कौन सा था, मतलब कि इसमें हम कौन सी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे, तो उसके अंदर में आपकी एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट थी, 09 सैटेलाइट वेइंग अराउंड 1600 किलोमीटर। इसको किस ऑर्बिट में पुट करना था, सो द ऑर्बिट वाज सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। व्हाट आर पोलर ऑर्बिट्स, तो या तो सैटेलाइट ऐसे घूमेगी या सैटेलाइट ऐसे घूमेगी। अगर सैटेलाइट पोल्स टू पोल घूमती है तो उसको पोलर ऑर्बिट कहा जाता है। अगर आपके इक्वेटर या उसके किसी एंगल में घूमती है तो उसको जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोला जाता है। तो यहां पे ये पोलर ऑर्बिट होगी। एंड दूसरा है सन सिंक्रोनस, विच मींस कि जो सैटेलाइट है इट वुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सन, तो जहां पर भी जा रही है ऑलवेज इज गोइंग टू फेस द सन, तो इसी को बोला जाता है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। ओके, मिशन आउटकम फेलियर ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप, तो प्रेशर ड्रॉप हो गया, इस वजह से ये पर्टिकुलर सैटेलाइट लॉन्च आपका फेल हो गया। ओके, तो ये है स्पेसिफिक डिटेल्स जो बेयर मिनिमम आपको पता होनी चाहिए इस मिशन के बारे में। ओके, अब हम आते हैं स्पेसिफिक रॉकेट्स के ऊपर पे। तो पहला है PSLV विच स्टैंड्स फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हम जिनको रॉकेट्स बोलते हैं उनको ऑफिशियली बोला जाता है लॉन्च व्हीकल या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या लॉन्च व्हीकल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर PSLV है ये एक 4 स्टेज रॉकेट है। 4 स्टेजेस होती है रॉकेट की। अब ये 4 स्टेज का रॉकेट क्या मतलब होता है, इट बेसिकली रेफर्स टू द डिफरेंट फ्यूल्स। तो 4 स्टेजेस में आपके फ्यूल यूज होते हैं, जैसे कि इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन में आप फ्यूल यूज कर सकते हो।
PSLV के अंदर में हम जो 4 स्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, एक सॉलिड फ्यूल की होती है, एक लिक्विड फ्यूल की होती है, फिर एक सॉलिड फ्यूल, एक लिक्विड फ्यूल। इट जस्ट मींस कि इसमें फ्यूल किस टाइप का, सॉलिड में स्टेट में है, लिक्विड स्टेट के अंदर में। तो सॉलिड फ्यूल होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है। ओके, और लिक्विड फ्यूल के लिए हम विकास इंजन जो इंडिया ने खुद ने डेवलप करा है उसको यूज करते हैं। सो अगेन ये भी आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हो कि जो 4 स्टेजेस हैं इसमें 2 सॉलिड स्टेजेस हैं, 2 लिक्विड स्टेजेस हैं। लिक्विड स्टेजेस के अंदर में हम विकास इंजन को यूज करते हैं। ओके, पर्पस क्या था, तो इसके अंदर में हम यूजुअली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होती हैं, जो बेसिकली आपके एस्पियोनाज के लिए यूज करी जाती है, वेदर के लिए यूज करी जाती है, डे नाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करी जाती है। तो पोलर ऑर्बिट्स के अंदर में यूजुअली हम PSLV यूज करते हैं, बट इट इज नॉट समथिंग विच इज लाइक मैंडेटरी कि अगर आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल करना है तो उसके लिए आप PSLV कर रहे हो। आप इससे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इंटरप्लैनेटरी मिशन या इंटर सैटेलाइट मिशन, मून के लिए कोई मिशन कर रहे हैं, वो भी आप इससे कर सकते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर आपका PSLV है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको इसरो का वर्क हॉर्स बोला जाता है। एंड व्हाट इज अ वर्क हॉर्स? वर्क हॉर्स इज कि अगर कुछ भी इसरो को काम करना होता है तो प्राइमरी वो काम किससे किया जाता है, तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मिशंस होते हैं एवरीथिंग इज डन थ्रू PSLV ओनली। ओके, बट PSLV इज नॉट द ओनली थिंग। PSLV के अलावा दूसरा है आपका GSLV। ओके, बट PSLV में को हमने यूज करा था चंद्रयान फर्स्ट के लिए, मंगलयान के लिए और आदित्य L1 मिशन। तो ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट आदित्य L1 मिशन। ये L1 क्या है, ट्राई टू जस्ट लेट मी नो L1 का फुल फॉर्म क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में L1 का फुल फॉर्म बता दिए और ये पता करिए आदित्य L1, आदित्य वर्ड भी यहाँ पे कीवर्ड है, आदित्य L1 किस पर्टिकुलर मिशन से रिलेट करता है। ओके, इसकी फर्स्ट लॉन्च जो थी PSLV की, इंटरेस्टिंगली इसकी फर्स्ट लॉन्च जो थी वो एक फेलियर थी, बट उसके बाद इट इज वेरी सेल्डमली सीन एनी काइंड ऑफ योर फेलियर्स बिकॉज इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इट इज अमेजिंग ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसने 63 लॉन्चेस करें और उसके अंदर में सिर्फ 3 बार फेल हुआ है। फर्स्ट 93 का जो फर्स्ट लॉन्च था उसमें फेल हुआ था, एक बार बीच में 2014 में फेल हुआ था, एंड दिस वन जो इसका 63rd लॉन्च था उसमें जाके ये फेल हुआ है। यानी सक्सेस रेट is around 95.2%, only 3 failures as such। तो you should know कि फर्स्ट लॉन्च कब हुआ था, टोटल लॉन्चेस क्या हो गए एंड कितने इसके फेलियर रेट है। तो you should know all of these facts। नेक्स्ट है आपका GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जो आपका PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो पर्टिकुलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो आपका यूटिलाइज किया जाता है जब आपको कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है जिसकी डिस्टेंस थोड़ी अर्थ अजीब सी हो गई, बट दिस इज द अर्थ। उसमें आप जब इस पोलर में करते हो तो यूजुअली 700 टू 800 किलोमीटर के डिस्टेंस पे करते हो, बट यहां पे जब आप GSLV यूज करते हो तो आप बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अराउंड 35,786 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक आप इसके अंदर में सैटेलाइट लॉन्चेस करते हो। ओके, तो GSLV आपके जो लॉन्ग रेंज अर्थ ऑर्बिट्स होती हैं उसके लिए आप इसको यूज करते हो। तो यहां पे हेवियर सैटेलाइट्स को अगर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में अगर आपको सेंड करना है तो उसके लिए आप GSLV करते हो। अब अनलाइक PSLV, GSLV जो है आपका ये 4 स्टेज नहीं, ये आपका 3 स्टेज होता है जिसके अंदर में फाइनल टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक होती है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर में जो फ्यूल होते हैं वो एट वेरी लो टेम्परेचर होते हैं। तो क्रायोजेनिक के अंदर में क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है। एक सॉलिड स्टेज, एक लिक्विड स्टेज और एक क्रायोजेनिक स्टेज। यूजुअली ये एक कॉम्बो होता है, सॉलिड सॉलिड क्रायो भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड क्रायो भी हो सकता है, बट यूजुअली सॉलिड लिक्विड क्रायो होता है इसके अंदर में। फ्यूल एट वेरी लो टेम्परेचर इज क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये यूटिलाइज किया जाता है। इसके वेरिएंट्स कौन से हैं? सो MK1, MK2 एंड MK3। MK स्टैंड्स फॉर मार्क, और मार्क का मतलब होता है उसकी जनरेशन कि कितना नेक्स्ट जनरेशन उससे बेटर होगा। तो मार्क 1 है, मार्क 2 है, मार्क 3 है, MK1, MK2, MK3। और GSLV MK3 जो है इसके बाद हमने इस पर्टिकुलर रॉकेट्स के नेमिंग को, नोमेनक्लेचर को रिटायर कर दिया है बिकॉज GSLV MK3 जो है उसी को ही हम LVM3 बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ओके, तो GSLV मार्क 3 एंड LVM3 आर वन एंड द सेम ओनली। एनीवे, आपका जो ये पर्टिकुलर GSLV है इसको हम करीब 15 टाइम्स लॉन्च कर चुके हैं, टोटल 15 लॉन्चेस करे हैं और इसमें हमने अराउंड 9 हैव बीन सक्सेसफुल। तो 9 आउट ऑफ 15 टाइम्स इट हैज बीन सक्सेसफुल। और यहां पे बात हो रही है MK1 और MK2 की।
MK3 को मैंने इससे अलग रखा है। वाई? बिकॉज इसको हम अलग से LVM3 में करते हैं, एंड गुड थिंग अबाउट LVM3 इज कि इसका 100% सक्सेस रेट है, विच मीन्स टोटल लॉन्चेस 7 है और टोटल 7 इसकी सक्सेसफुल रही हैं। और यू कैन सी हियर कि जो GSLV LVM3 है ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है, तो आपके जो चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 मिशंस हैं उसके अंदर में हमने LVM3 को यूज करा है। मोर ओवर जो आपका चंद्रयान 4 होगा उसके अंदर में भी LVM3 यूज होगा। इसके अलावा जो आपका गगनयान मिशन है उसमें भी इसी का एक वेरिएंट HLVM3 वो ही यूटिलाइज होगा। और HLVM3 का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रेटेड LVM3, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ओके, तो जस्ट रिमेंबर कि ये आपके 3 रॉकेट टाइप्स हैं जो प्राइमरी आप यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट स्टेट्स एंड यूटीज टू रिक्लेम रिजर्व फॉरेस्ट अलॉटेड टू प्राइवेट पार्टीज। तो यहां पे एक आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिनको रिजर्व फॉरेस्ट बोला जाता है, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल एक ऑर्डर पास किया है कि बहुत सारे रिजर्व फॉरेस्ट जो हैं वो प्राइवेट पर्टिकुलर जो पार्टीज है उनको यहां पे प्रोवाइड करे हुए हैं, उनकी कस्टडी में है। तो इन सारे प्राइवेट पार्टीज को या इन जो प्राइवेट फॉरेस्ट हैं इन सबको रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेट करा जाए वापस से, एंड दे शुड बी डायरेक्टली अंडर द स्टेट्स एंड यूटीज, विच मींस कि कोई रिजर्व फॉरेस्ट का यहां पे आप जो पर्टिकुलर उसका प्रोटेक्शन है वो किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं दे सकते कि प्राइवेट लेट्स से एक फॉरेस्ट ग्रुप है, प्राइवेट फॉरेस्ट ग्रुप है, वो यहां पे फॉरेस्ट की रखवाली कर रहा है। यहां पे जो ये पर्टिकुलर काम है रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में वो स्टेट्स और यूटीज को ही करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या स्पेसिफिकली कि दे हैव टू आइडेंटिफाई रिजर्व फॉरेस्ट इलीगली अलॉटेड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज। ऑब्वियसली अगर प्राइवेट पर्टिकुलर पार्टी होगी तो वहां पे वो प्रोटेक्शन की बजाय दे आर गोइंग टू समहाउ ट्राई टू जनरेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो यहां पे नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए अगर कहीं पे किसी स्टेट ने एलोकेट किया है तो उनको आइडेंटिफाई करना है, एंड देन दे हैव टू बी ट्रांसफर्ड बैक टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिकॉज ये इलीगल यूज ऑफ फॉरेस्ट एरिया है। ओके, और इसके लिए 1 साल का टाइम दिया है कि जितनी भी स्टेट यूटीज हैं इन सबको ये पर्टिकुलर काम 1 साल के अंदर में करना है। अगर लैंड रिक्लेम नहीं हो सकते, विच मींस कि जो पर्टिकुलर लैंड है, लेट्स से मैंने किसी रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड किसी प्राइवेट पार्टी को दे दी और उसने एक बड़ा रिजॉर्ट बना दिया, और यहां पे अब वो रिजॉर्ट को डिस्ट्रॉय करके भी मैं वापस से फॉरेस्ट रिस्टोर नहीं कर सकता हूं, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपको यहां पे कंपनसेशन लेना पड़ेगा। Okay, you have to take compensation from those particular people, and then you can use it at some other place. Future use such land must be used only for afforestation. तो एक बार आपने रिकवर कर ली तो उसके बाद में अब उसको आप कन्वर्ट नहीं करोगे, एफॉरेस्टेशन करिए और वापस से वहां पे फॉरेस्ट को आपको रीजनरेट करना पड़ेगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर न्यूज के अंदर में हम इसका कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। न्यूज तो आपको भी समझ में आ गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बट इंडिया के अंदर में हम फॉरेस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो पहले जो लॉ है जिसमें हम फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं वो है आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, प्री इंडिपेंडेंस का आपका ये पर्टिकुलर एक्ट है ब्रिटिश इंडिया का, और अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आप यहाँ पे इन तरीके से आपके फॉरेस्ट को यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हो। 3 ये है, और एक सोशल फॉरेस्ट भी होता है, बट कई बार वो विलेज फॉरेस्ट के साथ ही मान लिया जाता है। बट देयर आर 3 टाइप्स, स्पेसिफिकली 3 टाइप के आपके फॉरेस्ट होते हैं। एक है रिजर्व फॉरेस्ट जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, और इसी के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर आया है, और इसके अंदर में रिक्वायरमेंट क्या है या इसके अंदर में कंडीशन क्या होती है कि यहां पे किसी भी पर्सन को, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को कोई भी राइट नहीं मिल सकता है। कोई ट्राइबल भी है तो उसके पास में भी यहां पे ग्रेजिंग का या अपने जो पर्टिकुलर उनके जो काउज हैं, उनकी गोट शीप्स हैं, उनको वहां पे ग्रेज नहीं करा सकते हैं। ये टोटली प्रोटेक्टेड होता है, और यहां पे कुछ स्टेट यूटी ने इनको प्राइवेट पार्टीज को एलोकेट कर दिया। तो इसीलिए आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास करा है कि इनको वापस से हैंडओवर किया जाए टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सेकंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी होती है जिसमें कुछ राइट जो होते हैं वो अलाउ करे जाते हैं, बट अदरवाइज इट इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। एंड थर्ड विलेज फॉरेस्ट बोला जाता है, विलेज फॉरेस्ट पंचायत लैंड भी बोल दिया जाता है इनको कई बार में। ये जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट होते हैं ये लोकल कम्युनिटी या जो पंचायत होती है वो इसको मेंटेन करती है। इसके अंदर में ग्रेजिंग राइट्स होते हैं पंचायत के पास में, इसमें कन्वर्जन राइट्स भी होते हैं कि वो उस पर्टिकुलर लैंड के अंदर में अगर लेट्स से कोई पब्लिक पर्पस के लिए कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो वो कर सकती है। अदरवाइज ये जो फॉरेस्ट होते हैं 3 टाइप के आपके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर में 3 टाइप के आपके फॉरेस्ट होते हैं। ऑथोरिटीज क्या है, तो इट इज बेसिकली द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इन सारे फॉरेस्ट को मैनेज करता है। सो रिमेंबर दिस, जितनी भी लैंड होती है चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो, इट इज द स्टेट गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो यहां पर भी आपके फॉरेस्ट एक्ट के अंदर में इट इज द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
ओके अब हम आते हैं कि आपके इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसके अंदर में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस कि सबसे फेमस नेशनल पार्क जो आपके नेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं। नेशनली रिकॉग्नाइज से मतलब कि दे आर बेसिकली गिवन फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट रिमेंबर, चाहे नेशनल पार्क है, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चाहे कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व है, चारों ही सिचुएशन में इट इज द स्टेट गवर्नमेंट जो यहां पे इनको डिक्लेयर करती है, नोटिफाई करती है। तो रिमेंबर, बोलने को हम नेशनल पार्क्स कहते हैं, बट इट इज द स्टेट गवर्नमेंट जो इनको यहां पे नोटिफाई करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन, कम्युनिटी रिजर्व, ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसमें डिफरेंट लेवल का प्रोटेक्शन यहां पे फॉरेस्ट एरियाज को, फ्लोरा एंड फौना को, यहां पे एनिमल्स को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन है नेशनल पार्क्स में, और उससे सबसे कम अगर देखा जाए तो कम्युनिटी रिजर्व्स के अंदर में होता है। बिकॉज कम्युनिटी रिजर्व जो होते हैं दीज आर मैनेज बाय प्राइवेट पीपल। ओके, तो पंचायत करेगी, लोकल कम्युनिटी करेगी, या प्राइवेट पीपल आल्सो कैन डिक्लेयर देयर पर्टिकुलर लैंड एज टू बी अ कम्युनिटी रिजर्व। ओके, तो ये और डिक्लेयरिंग अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं तो एक पर्टिकुलर आर्टिकल देख लेते हैं, कॉपीराइट ट्राइस्ट विथ जनरेटिव एआई। अब यहां पे जब से आपकी जनरेटिव एआई है, कॉपीराइट का इशू या फिर एआई का ट्रेनिंग का इशू जो है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में आपका अपीयर होता रहता है। एंड आई वुड से अगर आपको पास ये आर्टिकल पढ़ने को मिले तो प्लीज रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, बिकॉज अगेन जस्ट लाइक द अर्लियर आर्टिकल, द फर्स्ट आर्टिकल, दिस आर्टिकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर जीके एंड लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग के लिए भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज यहां पे इट इज टॉकिंग अबाउट कॉपीराइट और कैसे जनरेटिव एआई जो है वो कॉपीराइट को यहां पे ब्रीच कर सकता है, एंड विच आर द सिचुएशन, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में कॉपीराइट या पर्टिकुलर एआई की ट्रेनिंग जो होती है वो कॉपीराइट को ब्रीच नहीं करती। तो अगर मैं आपको एक बार पहले बेसिक में समझाऊं कि कॉपीराइट क्या होता है और एआई कैसे कॉपीराइट को ब्रीच करता है, तो कॉपीराइट एक टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, जिसके अंदर में उसको जो क्रिएटर होता है उस पर्टिकुलर वर्क को क्रिएट करने वाला, एग्जांपल के लिए कि आई एम समवन जिसने कोई बुक लिखी, तो उस बुक के ऊपर पे मेरा राइट है, तो उसको जो पर्टिकुलर राइट होता है कि उसको सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूं या मेरी परमिशन से कोई और यूज करेगा, उसे हम कॉपीराइट कहते हैं। सिमिलर इज द केस विद अदर आर्टिस्टिक वर्क ऑल्सो, जैसे कि मैंने कोई सॉन्ग बनाया या फिर मैंने कोई मूवी बनाई, तो वो जो पर्टिकुलर वर्क है उसके ऊपर पे भी मुझे कॉपीराइट मिलता है, विच मींस कि इसको कॉपी करने का जो राइट है वो सिर्फ मेरे पास है, या किसी और के पास में भी अगर मैं उसको किसी को कॉपी करना है तो उसका भी अगर उसको राइट चाहिए तो वो मुझसे ही मिल सकता है, यानी विदाउट माय परमिशन ही और शी कैन नॉट यूज माय पर्टिकुलर वर्क। अब यहां पे इश्यू क्या होता है कि आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको अगर मुझे ट्रेन करना है तो मुझे इसको डेटा फीड करना है, और एआई कहां से डेटा लेता है? एआई जो भी उसके पास इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, या फिर जो उसके ट्रेनिंग सेंटर में उसको अगर बहुत सारी बुक्स को मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, कैसे भी अगर मैंने उसको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी तो उस इंफॉर्मेशन को वो लर्न करता है और उसी के बेसिस पे वो अपने आगे के एल्गोरिथम डेवलप करता है। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जब वो पर्टिकुलर एआई की ट्रेनिंग करी जा रही है, तब उस वक्त पे तो उसने किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन से परमिशन नहीं ली। फॉर एग्जांपल, कि एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी एक बुक का, कि शशि थरूर की कोई बुक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, रामचंद्र गुहा की बुक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब ये जो पर्टिकुलर बुक है, इस पे रामचंद्र गुहा का यहाँ पे कॉपीराइट है, और जिस एआई ने उस इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को रीड करा है, उसने बिफोर गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर बुक उन्होंने रामचंद्र गुहा से परमिशन नहीं ली है। अब यहां पे वो जो पर्टिकुलर जनरेटिव एआई है, क्या उसने यहां पे कॉपीराइट लॉ को ब्रीच करा है नहीं करा? तो यहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉपीराइट, एंड दिस प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर लीगल रीजनिंग, कि कॉपीराइट का ब्रीच कब होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर यहां पे मैं पर्टिकुलर कोई बुक है, उसका मैं आइडिया ले लेता हूं और उस आइडिया को मैं अपनी लैंग्वेज में प्रोवाइड करता हूं, तो वो कॉपीराइट का ब्रीच नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहां पे कॉपीराइट से कोई पर्टिकुलर उसके लाइंस ले लेता हूं या पैरास ले लेता हूं और उसको पॉइंट बाय पॉइंट या पेज टू पेज उसको कॉपी पेस्ट करता हूं, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि वो जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसको एज इट इज मैं यूज कर रहा हूं। कोई पर्टिकुलर म्यूजिक है, उसका जो पर्टिकुलर कंपोजिशन उसको मैं एज इट इज यूज कर रहा हूं, उसके लिरिक्स जो है उसको मैं मेरे सॉन्ग के अंदर में बीच में कहीं यूज कर रहा हूं। तो यहां पे अगर मैं उस आइडिया की चोरी कर रहा हूं और उसको फिर मैं अपने उसमें चेंज ही नहीं कर रहा हूं, तो वो कॉपीराइट का ब्रीच होता है।
तो अगर मैं यहाँ पे कोई आइडिया ले रहा हूं, उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं और उसके बाद मैं उसको वहां पे प्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो एआई का ब्रीच नहीं। तो यहां पे यू कैन सी हियर कि जो जनरेटिव आया है एआई है, वो एक्चुअल में आइडिया ले रहा है, उस बुक को समझ रहा है, उसकी एक समरी बना रहा है, उसका एक क्रक्स निकाल रहा है और उसके बेसिस पे खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है। सो इन केस कोई उससे क्वेश्चन पूछे तो वो उसको आंसर कर रहा है। तो यहां पे डायरेक्टली कॉपीराइट का ब्रीच नहीं हो रहा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गुड थिंग अबाउट यूट्यूब इज कि आप वहां पे रिवाइंड कर सकते हैं और वापस से इस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझ सकते हैं अगर नहीं समझ में आए। अब भी नहीं आए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्लैट प्रेप के स्टूडेंट है, जब भी मैं आपको मिलूं तब आप मुझसे पूछ सकते हैं इसको। ओके, बट एनीवे यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो इसी चीज को समझाता है। तो एक बार हम आर्टिकल को गो थ्रू करते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कब जनरेटिव एआई आपके कॉपीराइट को ब्रीच करता है और कब नहीं करता है। ओके, सो कॉपीराइट लॉ की कुछ हिस्ट्री दी हुई है। सो अगेन यू कैन सी, यू कैन आल्सो रीड इट। 1710 के अंदर में यूके में आपका कॉपीराइट स्टार्ट हुआ था एंड यूजुअली यहाँ पे जो पब्लिकेशन है, अनऑथराइज्ड पब्लिकेशंस को अलाउ नहीं किया गया था, विच मींस कि जो पब्लिशर है सिर्फ वो ही उसको पब्लिश कर पाएंगे। फिर विद टाइम ये पर्टिकुलर लॉ है आपका डेवलप हुआ एंड इंडिया के अंदर में वी हैव अ कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। 1957 में आपका ओरिजिनल कॉपीराइट एक्ट आया था। उसके बाद इसमें वेरियस अमेंडमेंट हैज बीन डन। एक बड़ा अमेंडमेंट, बड़ा चेंज किया गया था 2012 के अंदर में। अदरवाइज द प्राइमरी एक्ट का नाम क्या है? कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। ओके, और ये जो पर्टिकुलर आपका कॉपीराइट एक्ट है, दिस इज एडमिनिस्ट्रेड बाय DPIIT, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आती है। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो बॉडी है ये इसको करती है। अब अगर हम यहाँ पे जनरेटिव एआई की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है कॉपीराइट की, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स एक्सप्रेशन नॉट आइडियाज और इंफॉर्मेशन, विच मीन्स कि जो सामने लिखा है अगर मैं सीधे ही उसी एक्सप्रेशन को यूज कर लेता हूं, किसी ने बोला डू और डाई, गांधी जी ने बोला, अगर मैं उसको यूज कर लेता हूं एज इट इज, उसमें मेरा कोई और डिफरेंशिएशन ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मैं गांधी जी के एक्सप्रेशन को कॉपी कर रहा हूं, नॉट हिज आइडिया और इंफॉर्मेशन। ओके, लेकिन अगर मैं सिर्फ आइडिया इंफॉर्मेशन को यहां पे यूज करके अपनी उसकी बुक लिख रहा हूं या अपना कोई यहां पे वर्क क्रिएट कर रहा हूं, तो फिर उसमें कोई इश्यू नहीं है। Okay, so you have to understand this. What does copyright covers? It covers literary, dramatic, musical, artistic works and also cinematographic films and sound recordings. तो ये सब इसके अंदर में आपका प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये एक वन लाइनर हो जाएगा। एंड इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो पर्टिकुलर कॉपीराइट है ये कब तक प्रोटेक्टेड होता है, तो रिमेंबर इट इज प्रोटेक्टेड 60 years फ्रॉम डेथ, विच मीन्स पूरे लाइफ टाइम तक, जब तक जो उसका क्रिएटर है, जब तक वो जिंदा है तब तक तो कॉपीराइट है ही, बट उसके बाद प्लस 60 years तक आपका इसमें ड्यूरेशन होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम जनरेटिव एआई एंड कॉपीराइट कन्फ्लिक्ट के बारे में। तो जनरेटिव एआई जो है ये वेब स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग मतलब वो वेब को गो थ्रू करते हैं टू कलेक्ट बोथ कॉपीराइटेड एंड नॉन कॉपीराइटेड मटेरियल फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। तो अगर आप चैट जीपीटी से भी कोई सवाल पूछते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, वो सर्चिंग करता है, तो सर्चिंग में वो कई बार कॉपीराइट मटेरियल भी यूज कर सकता है और नॉन कॉपीराइटेड मटेरियल भी यहाँ पे यूज कर सकता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो एआई को ये बोल सकते हो कि ठीक है कि यू आर नॉट सपोज टू गो थ्रू एनी कॉपीराइटेड मटेरियल। अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहां पे उसको मेंशन करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड अ लिंक। एंड यूजुअली इफ यू विल गो टू चैट जीपीटी और एनी अदर जीपीटी नाउ, तो वहां पे दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लिंक, वहां पे उसको वो क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, फुटनोट में वो चीज प्रोवाइड करी जाती है। ओके, तो ये चीज पर्टिकुलर करी जा सकती है। इसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा इश्यू जो है उसको यहां पे रेफर करा है। द इश्यू इज कि अगर जो अब तक के जो चैट जीपीटीज हैं, अब तक के जो आपके एआई टूल्स हैं, उन्होंने तो समहाउ यहां पे कॉपीराइट मटेरियल को यूज कर लिया। लेट्स से अब मैं लॉ बना देता हूं कि कोई भी कॉपीराइट मटेरियल कुड नॉट बी यूज फॉर ट्रेनिंग पर्पस, तो उससे यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या इश्यू हो सकता है कि जो पहले से आपके एआई टूल्स हैं, जो एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने तो अपनी इंफॉर्मेशन को पहले से ले लिया है, तो अब उनको तो कोई इश्यू नहीं होगा। बट अगर मैं कोई नया एआई बना रहा हूं, उसके लिए यहां पे ट्रेनिंग में रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो वो जो नए एआई टूल्स हैं वो कभी भी पुराने वालों से कंपीट नहीं कर पाएंगे, तो विद टाइम इन सबकी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। ओके, तो यहां पे ये पर्टिकुलर चीज आपकी डिस्कस करी हुई। तो की लीगल क्वेश्चन क्या क्या है? कैन एआई बी लीगली ट्रेन्ड और ऑन कॉपीराइटेड कंटेंट? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इज अनलर्निंग टेक्निकली पॉसिबल फॉर एआई प्लेटफॉर्म? फॉर एग्जांपल कि एआई ने अगर कोई इंफॉर्मेशन से अपने आइडियाज क्रिएट कर लिए, क्या मैं उस पर्टिकुलर डेटा को अगर रिमूव कर दूं उनके डेटा पॉइंट से, तो क्या उसकी अनलर्निंग हो जाएगी, या एक बार मैंने एआई को ट्रेन कर दिया है तो वापस से उसको अनलर्न नहीं कर सकते हैं? थर्ड इज शुड कोड ट्रीट्स मशीन लर्निंग एंड ह्यूमन लर्निंग डिफरेंट
डिफरेंटली। तो मशीन लर्निंग इज बेसिकली हाउ एआई इज ट्रेन्ड, ह्यूमन लर्निंग इज बेसिकली हाउ आई ट्रेन। तो क्या हम यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एंड फोर्थ इज, क्या इंडियन जो कोर्ट्स हैं वो ओपन एआई जो चैट जीपीटी का ओनर है, क्या उसके अगेंस्ट में केस को हियर कर सकता है जो एक फॉरेन कंपनी? तो ये की लीगल क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कस करता है। इनको एग्जैक्टली आंसर नहीं करा है इन्होंने, बट उसको कैसे आंसर किया जा सकता है उसके लिए कुछ क्लैरिटी प्रोवाइड करी है। फॉर एग्जाम्पल, आइडिया वर्सेस एक्सप्रेशन डॉक्ट्रिन। अगेन जो मैंने आपको बताया कि आइडिया और एक्सप्रेशन में डिफरेंस होता है। एक्सप्रेशन आप एज इट इज उसको यूज कर रहे हो, आइडिया आप वहां से क्रक्स निकाल रहे हो और उस आइडिया के ऊपर पे कुछ बिल्ड कर रहे हो। ओके, तो यहां पे ये हो जाएगा। तो यहां पे जब तक एआई फैक्चुअल नॉलेज यूज कर रहा है, इट मे नॉट इन्फ्रिंज, बट अगर यहां पे एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट राइटिंग स्टाइल या एग्जैक्ट म्यूजिक, तो ये इन्फ्रिंज कर सकता है कॉपीराइट। ओके, तो अगेन यहां पे घूम फिर के जो पर्टिकुलर एआई का क्वेश्चन है वो इसी पे डिपेंड करता है कि जो पर्टिकुलर एआई है वो आइडिया को यूटिलाइज कर रहा है या एक्सप्रेशन को यूटिलाइज कर रहा है। अगेन आई विल रिपीट कि अगर आपके पास में द हिंदू आता है तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है आपका कॉपीराइट वाला, इसको आप अच्छे से रीड करिएगा, बिकॉज दोनों बहुत अच्छे यंग लॉयर्स हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा है एंड दे हैव गिवन अ रियली गुड ओवरव्यू ऑफ कॉपीराइट लॉ एज वेल एज ऑफ हाउ जनरेटिव एआई कैन ब्रीच योर पर्टिकुलर कॉपीराइट लॉ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका रिस्क एंड चैलेंजेस एंड बैलेंसिंग है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया टू अपराइज एफएटीएफ ऑफ लेटेस्ट एविडेंस ऑन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। तो यहां पे ये टॉपिक जो है एफएटीएफ, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट बिकॉज एफएटीएफ हम कई बार कर चुके हैं, बट स्टिल व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगर आप ये 4-5 क्वेश्चन इसके बारे में कर लेंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड। तो बेसिक मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूं जो आप कमेंट बॉक्स में करिए। इन केस यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज आंसर्स, तो ट्राई टू फाइंड आउट एंड देन कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो FATF जो है विच स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये जो FATF है ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। और ये जो पर्टिकुलर आपकी बॉडी है FATF, इसका एक पर्पज है विच इज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, to combat money laundering and terrorist financing। तो यहां पे आपका जो पर्टिकुलर FATF बॉडी है इसके दो पर्पस हैं। पहला है मनी लॉन्ड्रिंग को यहां पे कॉम्बैट करना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को। और यहां पे इंडिया जो है इस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर की अपॉर्चुनिटी को यूज करेगा टू बेसिकली शोकेस कि यहां पे जो पर्टिकुलर आपकी पाकिस्तान है, इट हैज फेल्ड टू कंट्रोल टेररिस्ट फाइनेंसिंग। और अगर ये पर्टिकुलर फेलियर हो जाता है तो यहां पे जो FATF है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। एंड इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि FATF जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक्शन लेगा। इससे पहले इट वाज इन 2008 व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम योर पाकिस्तान वाज पुट इन अ पर्टिकुलर लिस्ट। उसके बाद 2015-16 में फिर से पुट अप करा गया, 2019 में इट वाज द लेटेस्ट वन जब पुट अप किया गया। तो ऐसा 3 बार हो चुका है जब आपका ये पर्टिकुलर एक लिस्ट में पुट अप किया गया था। और कौन सी लिस्ट की बात कर रहा हूं, तो आपकी जो FATF है इसकी 2 लिस्ट है। देयर आर 2 लिस्ट, एक है ब्लैक लिस्ट और एक है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट इज बेसिकली अ वार्निंग लिस्ट जिसके अंदर में पाकिस्तान को 3 बार पुट करा हुआ है। ओके, 3 बार पुट करा हुआ है। और इस वार्निंग लिस्ट के अंदर में क्या होता है कि अगर आपने आपके सिस्टम्स को यहां पे रिफॉर्म नहीं करा फ्रॉम टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपकी जो पर्टिकुलर कंपनीज हैं, आपके जो पर्टिकुलर बैंक्स हैं, उससे कोई भी FATF मेंबर का जो बैंक है, उसका जो पर्टिकुलर कंपनी है वो ट्रांजैक्ट नहीं करेगा। विच सिंपली मींस कि पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं किए जा सकते, स्पेसिफिकली उनके कंपनीज के साथ। मोर ओवर आपकी जो पर्टिकुलर अगर आप FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाते हो तो उसके बाद आपको IMF, वर्ल्ड बैंक और कोई भी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उससे कोई भी लोन्स नहीं मिलेंगे। नो लोन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बॉडीज ऑल्सो। ओके, एंड अगर आप ब्लैक लिस्ट में आ जाते हो तो फिर आपको जब तक आप पूरा का पूरा ओवरऑल नहीं करते हो तब तक ये चीज आपके लिए परमानेंटली अप्लाई की जाएगी। जब तक आप ग्रे लिस्ट में हो तो वार्निंग दी जा रही कि ये सब चीजें करी जा सकती हैं, बट एट द सेम टाइम ग्रे लिस्ट में आपको लोन्स तो पक्का नहीं मिलते। बट इसके अलावा अगर आप ब्लैक लिस्ट में आ गए हो तो आपके ऊपर कंप्लीट बैन हो जाता है विद एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन विद एनी FATF मेंबर कंट्री। एंड जितनी भी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो सारे FATF के मेंबर्स हैं।
तो एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो तो ये है कि ब्लैक लिस्ट के अंदर में 3 कंट्रीज हैं, बहुत वेरी इजी टू फाइंड, ट्राई टू फाइंड आउट कि ब्लैक लिस्ट के अंदर में कौन सी 3 कंट्रीज हैं। ओके, और एक क्वेश्चन ये पता कर लेना कि क्या कभी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में पुट किया है नहीं। ओके, तो 3 कंट्रीज हैं जो ब्लैक लिस्ट में है, और इसके अलावा पाकिस्तान कभी ब्लैक लिस्ट में था या नहीं था। इसके अलावा ट्राई टू फाइंड आउट कि FATF किस ग्लोबल ग्रुपिंग ने, किस ग्रुप ने क्रिएट किया है, विच ग्रुप क्रिएटेड इट, इन विच ईयर इट वॉज क्रिएटेड, ओके, एंड एट व्हाट प्लेस, विच इज द हेडक्वार्टर नाउ। FATF का हेडक्वार्टर कहां है, फाउंडिंग ईयर कौन सा है, एंड विच ग्रुप क्रिएटेड FATF। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। ब्लैकलिस्ट वाला हो गया, पाकिस्तान कभी ब्लैकलिस्ट में था या नहीं था, और इसके अलावा इसका कौन सा ग्रुप है जिसने इसको क्रिएट करा है, इसका फाउंडिंग ईयर कौन सा है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहां पे। ओके, तो ये FATF का हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कैन न्यू कैलेडोनिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। तो यहां पे आपका एक पर्टिकुलर रीजन है, फ्रांस की एक पर्टिकुलर टेरिटरी है। सो यू नो दिस कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन सबका एक कॉलोनियल पास्ट रहा है, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, एवरीवन। और उसमें से जो कुछ पर्टिकुलर रीजन थे उनको इवन आफ्टर 50 years, 75 years, 80 years of their being a colony, they have not changed their status. तो उसी तरीके से एक पर्टिकुलर आइलैंड ग्रुप है न्यू कैलेडोनिया, जो बेसिकली फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी, व्हाट इज एन ओवरसीज टेरिटरी, विच मींस कि फ्रांस की जो मेनलैंड है उससे अटैच नहीं होती है। साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर में ये न्यू कैलेडोनिया करके एक टेरिटरी है जो फ्रांस की कॉलोनी थी। अब फ्रांस का ये एक सेल्फ गवर्निंग यूनिट है। ओके, सेल्फ गवर्निंग इज कि फ्रांस का पार्ट तो है बट इसके पास खुद की गवर्नेंस की कैपेबिलिटीज हैं। ओके, तो एनीवे, तो ये पर्टिकुलर न्यू कैलेडोनिया जो है, इट इज नाउ अगेन ट्राइंग टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। व्हाई सो? बिकॉज न्यू कैलेडोनिया की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, वहां की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, दे डू नॉट वांट टू बी अंडर फ्रांस कंट्रोल, बट एट द सेम टाइम इतने सालों में बहुत सारे फ्रेंच पीपल हैं, दे हैव आल्सो गॉन देयर, और इस वजह से दे डू नॉट वांट कि जो कैलेडोनिया इट बिकम्स अ सेपरेट कंट्री, इट शुड बी अटैच्ड टू फ्रांस। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, इट टॉक्स अबाउट कि जो कैलेडोनिया है क्या वो फ्रांस से इंडिपेंडेंस ले सकता है। तो कुछ डिटेल दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल यू शुड नो कि ये न्यू कैलेडोनिया किसकी टेरिटरी है, तो ये फ्रेंच की टेरिटरी है। कहां पे है? पैसिफिक ओशन, एंड एग्जैक्टली साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर में। फ्रांस ने 1853 में इसको सीज किया था एज अ पीनल कॉलोनी। पीनल इज बेसिकली यहां पे आप किसी को पनिशमेंट के थ्रू भेजते थे, और यहां के लोकल पॉपुलेशन कौन से ट्राइब से बिलोंग करती है, तो उनको बोला जाता है कनक पीपल। कनक पीपल, दे आर नोन एज कनक पीपल, जो वहां की आपकी ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे फ्रेंच पीपल, सिंस 1853 पीनल कॉलोनी है तो तब से बहुत सारे आपके जो फ्रेंच हैं वो वहां जाके स्टैब्लिश हो चुके हैं, एंड दे आर लाइक जस्ट लाइक द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो। तो यहां पे कंफ्लिक्ट भी हुआ है जस्ट लाइक देयर एवरीवेयर। तो 1984 में आपका एक करीब सिविल वॉर टाइप हो चुका था कनक्स के बीच में और फ्रेंच सेटलर्स के बीच में। समहाउ वहां पे उसको पीस को मेंटेन किया गया, और फिर वहां पे एक पर्टिकुलर यू कैन कॉल इट एज अ रिबेल ग्रुप डेवलप हुआ, जो यहां पे आपका स्पेसिफिकली वायलेंट मींस भी यूज कर रहा था, कनक एंड सोशलिस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसने यहां पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करी। और फ्रांस जो है इट एग्रीड विद द डिमांड ऑल्सो, बट एज इज यूजुअली द केस कि अगर कहीं पे कोई इंडिपेंडेंट रीजन इंडिपेंडेंस मांगता है, कोई रीजन इंडिपेंडेंस होना चाहता है, तो वहां पे रेफरेंडम किया जाता है। एंड व्हाट इज अ रेफरेंडम? रेफरेंडम इज बेसिकली कि यहां पे पब्लिक से पूछा जाएगा वहां की कि भाई आप बताइए आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो या नहीं होना चाहते। रिमेंबर दिस, जो रेफरेंडम होता है वो हर किसी क्वेश्चन के लिए नहीं होता, वो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, वेदर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कंट्री और यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ अदर कंट्री और यू वांट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो रेफरेंडम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे किया जाता है। तो इसके बाद में जो 57 के अंदर में जब वो पर्टिकुलर आपका रिवोल्ट और इस टाइप से रिबेल ग्रुप्स डेवलप हुए, तो 57 के अंदर में जितने भी फ्रेंच न्यू कैलेडोनिया के मेंबर्स थे उन सबको फ्रेंच सिटीजनशिप भी प्रोवाइड कर दी गई। ओके, इसके बाद 98 के अंदर में नोमिया अकॉर्ड होता है। तो ये अकॉर्ड होता है कनाक पीपल में और फ्रेंच के बीच में, फ्रेंच सेटलर्स एंड योर कनाक पीपल FLNKS के बीच में। और इसके अंदर में दे बेसिकली अलाउ थोड़ा सा सुई जनरस स्टेटस, बेसिकली कि यहां पे फ्रेंच रिपब्लिक का पार्ट तो हो, बट आपके पास में यहां पे अंदर आपके उस पर्टिकुलर न्यू कैलेडोनिया के अंदर में आपके पास में इंडिपेंडेंट रहेगी, विच मींस आप खुद की गवर्नमेंट फॉर्म करोगे एंड यू वुड बी द वन जो न्यू कैलेडोनिया के लिए अपने पर्टिकुलर लॉस को यहां पे करेंगे। ओके, तो न्यू कैलेडोनिया की सिटीजनशिप भी अलग से हो गई, और इसके अंदर में थोड़े वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया टू अदर्स, सो दैट कनक पीपल को यहां पे इजी रिप्रेजेंटेशन मिल पाए।
ओके, थोड़ी ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड करेगी, विच मींस कि फ्रांस ने 98 के नोमा अकॉर्ड के अंदर में जो उनके मेन कंसर्न्स थे उनको यहां पे हैंडल करा। बट एक बार आपके मन में इंडिपेंडेंस की आ जाती है, इट्स वेरी हार्ड टू बेसिकली किल दैट पर्टिकुलर इंस्टिंक्ट। तो उस वजह से वापस से वहां पे बार बार इशू रेस होता रहता है। लाइक आई टोल्ड यू कि रेफरेंडम भी कई बार करा गया, 3 बार रेफरेंडम किया गया, 2018 में, 2020 में, 2021 में, और तीनों टाइम आपका जो रेफरेंडम था उसको आपका वन साइडेड रिजेक्ट कर दिया। विच मींस कि बहुत सारे आपके न्यू कैलेडोनियन सिटीजन्स हैं जो अभी भी अपने आप को फ्रांस का ही पार्ट मानना चाहते हैं। इट माइट बी बिकॉज कि बहुत सारे फ्रेंच सेटलर्स हैं, एवरीवन वुड वांट कि दे शुड बी ए पार्ट ऑफ फ्रांस ओनली, बिकॉज उनका कहीं ना कोई कुछ कनेक्शन है। बट बहुत सारे कनक पीपल भी हैं विच वांट कि वो भी आपका वो फ्रांस का पार्ट बने रहे। ओके, तो 3 बार हुआ है, बट 21 के अंदर में जो हुआ था उसमें बिकॉज इट वाज ड्यूरिंग कोविड, तो दे से कि यहां पे प्रॉपर आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है। तो 25 के अंदर में अभी इस साल न्यूज में क्यों पढ़ रहे हैं हम, बिकॉज वहां पे फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए एंड दे आर अगेन डिमांडिंग इंडिपेंडेंस। सो लेट्स सी अब क्या होता है, बट दिस इज रिगार्डिंग न्यू कैलेडोनिया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज देख लेते हैं। सूज कैनाल ऑफर्स 15% डिस्काउंट टू कार्गो शिप, विल वेसल्स रिटर्न टू द रेड सी रूट। तो यहां पे सूज कैनाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई हैव अटैच्ड अ मैप आल्सो, तो अगर आप मैप का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, या फिर ट्राई टू फाइंड आउट अ सूज कैनाल मैप, इट्स वेरी गुड फॉर यू। हमेशा जहां भी आपको मैप मिले उसको मैप को यूज करना चाहिए। तो इफ यू नो, सूज कैनाल जो है ये बेसिकली कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी, रेड सी, और आगे अगर आप देखोगे तो अरेबियन सी, विच मीन्स कि ये कहीं ना कहीं एशिया का जो शिपिंग रूट है उसको यूरोपियन शिपिंग रूट से कनेक्ट करता है। ओके, एंड वन थिंग विच यू शुड नो अबाउट सूज कैनाल इज कि जो सूज कैनाल है दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इजिप्ट, विच मीन्स कि ये सूज कैनाल कोई कॉमन ह्यूमैनिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो पर्टिकुलर रूट है यहां पे ये सूज कैनाल बनाया हुआ है, दिस इज अंडर इजिप्ट कंट्रोल, विच मीन्स कि अगर आप सूज कैनाल यूज करते हो तो आपको यहां पे पेमेंट करना होता है। तो ये बहुत सारी शिप जो हैं, ये पर्टिकुलर शिप्स यहां से आपके अरेबियन सी में और आगे आती हैं, बट यहां पे इट्स नॉट विजिबल। यहां पे एक कंट्री है यमन, रेड सी के माउथ पे कंट्री है यमन, और यमन में एक पर्टिकुलर ग्रुप है हौती या हुदी, और वो जो पर्टिकुलर हुदी ग्रुप है जो यहां से शिप्स आती हैं उनको यहां पे टारगेट कर रहा है। उस वजह से क्या हुआ है, आपका जो पुराना द वेरी फेमस केप ऑफ गुड होप रूट जो आपके अफ्रीका से घूम के यहां पे आता है, पूरा का पूरा 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस एक्स्ट्रा यहां पे हो जाता है, वो पर्टिकुलर रूट आपके शिप जो है वो यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहां पे टू अगेन अट्रैक्ट ट्रैफिक टू द सूज कैनाल, यहां पे सूज कैनाल की जो अथॉरिटीज हैं वो 15% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कि आप वहां से मत आइए, यहां से आइए। ये लंबा भी पड़ता है, आपका पेट्रोल ज्यादा लग रहा है, आपका यहां पे खर्चा ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, आप सूज कैनाल का रूट करिए, आपका टाइम भी कम होगा, एंड मोर ओवर वी आर गिविंग यू 15% डिस्काउंट ऑल्सो। तो क्वेश्चन इज कि क्या वापस से रेड सी रूट पे आएंगे? तो इशू इज कि अगर जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी कह रहा है कि ज्यादातर जो शिपर्स हैं दे आर हैप्पी विद द केप ऑफ गुड होप रूट एज ऑफ नाउ, बिकॉज अभी तक श्योरिटी नहीं मिली है कि अगर हम रेड सी रूट से आते हैं तो वहां पे हमें पूरी सिक्योरिटी है या नहीं है। क्योंकि अगर यमन के हूती शिप ने एक पर्टिकुलर शिप को गिरा दिया तो शिप तो पानी से वापस बाहर आएगा नहीं, एंड इट वुड बी अ परमानेंट लॉस। यहां पे हो सकता है उनको अगर लॉसेस भी हो रहे हैं या कम प्रॉफिट भी हो रहा है, इट इज स्टिल बेनिफिशियल फॉर देम, बिकॉज उनके पास में उनका एसेट है वो तो सिक्योर है, और मोर ओवर ज्यादा कॉस्ट ही तो इंक्रीज हुई है, तो वो कॉस्ट क्या हो, शिपिंग कॉस्ट में इंक्रीज हो जाएगी। सो द शिपिंग कंपनीज आर नॉट द वन जो यहां पे इसको पे करने वाली है। ओके, एनीवे, तो यहां पे सूज कैनाल जो है उसको हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, एक और ऐसा ही रूट है, नॉर्थ ईस्ट कोलकाता रूट वाया म्यांमार नॉट बांग्लादेश। तो इफ यू हैव सीन इंडियाज मैप, तो यू कैन सी हियर इन दिस मैप आल्सो कि यहां पे ये आपका मेनलैंड है, यहां बीच में ये बांग्लादेश आ चुका है आपका एक, दिस इज बांग्लादेश, और यहां पे आपका ये नॉर्थ ईस्ट है। ओके, और हम यहां पे प्लान कर रहे थे कि हम यहां इंडिया से कोलकाता से ढाका होते हुए यहां पे सिलचर को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ओके, बट आफ्टर बांग्लादेश जो लीडर हैं वहां के, उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो लैंडलॉक्ड है, बांग्लादेश इज अ पर्टिकुलर रूट थ्रू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, बेसिकली सिग्नलिंग टुवर्ड्स चाइना कि अगर नॉर्थ ईस्ट को आप कंट्रोल करना चाहते हो तो द वे टू नॉर्थ ईस्ट इज थ्रू बांग्लादेश ओनली। तो यहां पे आपके इंडिया ने डिसाइड करा है कि वी हैव टू गिव देम अ लेसन, एंड यहां पे हमने एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, एंड दिस रूट इज नॉट थ्रू बांग्लादेश बट थ्रू म्यांमार, और इस पर्टिकुलर रूट का नाम है कालाधन, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट,
एंड इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम इंडिया के जो पर्टिकुलर आपका मेन लैंड है या जो पर्टिकुलर आपका कोलकाता वाला पोर्ट्स है उसको हम कनेक्ट करेंगे टू द नॉर्थ ईस्ट वाया म्यांमार. ओके, एंड इसमें वन प्राइमरी पोर्ट है आपका सितवे पोर्ट. ओके, सो जस्ट रिमेंबर सितवे पोर्ट इज द मेन पोर्ट ऑफ म्यांमार जिसको यहां पे डेवलप किया जा रहा है. तो एज यू कैन सी इन दिस मैप आल्सो, कोलकाता से पर्टिकुलर सामान निकलेगा आपका सितवे पोर्ट जाएगा और सितवे पोर्ट से हम रेल और रोड लिंक, करंटली हम रोड लिंक बना रहे हैं, फ्यूचर में हम यहाँ पे रोड्स रेल रोड भी बनाएंगे सो दैट यहाँ पे हम और चीप रेट्स में यहाँ पे सामान को आगे फॉरवर्ड कर पाए. और यहाँ पे सितवे से लेके सिलचर तक जो पर्टिकुलर है उसमें इंडिया और म्यांमार मिलके हाईवे क्रिएट करेंगे और सिलचर से आगे शिलोंग एक्सेट्रा मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर में यहाँ पे आपकी जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलर यहाँ पे हाईवेज को प्रिपेयर करेगी. ओके, सो दिस इज द कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जिसके अंदर में इंडिया या कोलकाता को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट किया जाएगा, नॉट थ्रू बांग्लादेश बट थ्रू द कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट. ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, इन न्यूक्लियर एनर्जी पुश गवर्नमेंट अलाउस प्राइवेट ऑपरेटर्स लिमिट देयर लायबिलिटी. तो यहां पे आपके जो दो पर्टिकुलर लॉज हैं उनको अमेंड करने की बात चल रही करीब करीब डन है कि नेक्स्ट सेशन में शायद पार्लियामेंट सेशन में इसको अप्रूव किया जाएगा. दोस टू लॉज आर एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट. अब यहां पे जो ये दो पर्टिकुलर एक्ट्स हैं ये इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आके न्यूक्लियर प्लांट्स को रन नहीं करना चाहती है, बिकॉज जो ये पर्टिकुलर लायबिलिटी इंपोज करती है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही एग्जैजरेटेड है, जिस वजह से कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बिजनेस नहीं करना चाहती. एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई वी ओनली हैव NPCIL. अब आपको मुझे NPCIL का फुल फॉर्म बताना है एंड दिस इज द ओनली अथॉरिटी, वेरी इजी टू नो द फुल फॉर्म आल्सो, इट इज द ओनली अथॉरिटी जो इंडिया के अंदर में न्यूक्लियर प्लांट्स को रन करती है. सो इट इज द ओनली कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो यहां पे न्यूक्लियर प्लांट्स को रन करती है. मैंने करीब करीब आंसर आपको NPCIL का दे दिया है. ओके, तो दिस इज द ओनली अथॉरिटी जो करती है. और अब हम यहां पे इन लॉस को थोड़ा डाइल्यूट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को हम एंट्री अलाउ करेंगे, फॉरेन कंपनीज को हम इंडिया में एंट्री अलाउ करेंगे सो दैट वो भी इंडिया में आके आपके प्लांट्स को रन कर सके. तो दो अमेंडमेंट्स है, एक तो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है 2010 का, जिसके अंदर में हम लायबिलिटी जो इक्विपमेंट वेंडर्स की होगी उसको कैप किया जाएगा इन केस ऑफ एक्सीडेंट टू ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, विच मींस कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी, जिस पर्टिकुलर कंपनी ने इक्विपमेंट सप्लाई करें, जो रन नहीं कर रहा, जिसने सामान भेजा है हमें, वो पर्टिकुलर कंपनी की जो लिमिट होगी, उसकी लायबिलिटी होगी इन केस ऑफ एक्सीडेंट, वो लिमिटेड होगी टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. सेकंड, इट वुड बी लिमिटेड बाय टाइम ड्यूरेशन आल्सो. फॉर एग्जांपल कि जब इक्विपमेंट आया है उसके 10 इयर्स 20 इयर्स तक वारंटी है, या आपका लायबिलिटी को आप इंपोज कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में यूज कर सकते हो, उसके बाद नहीं करोगे. ओके, सेकंड इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट को यहां पे रिपील किया चेंज किया जाएगा, बिकॉज करंटली सिर्फ आपकी जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो ही रन कर सकती हैं, इसलिए सिर्फ NPCIL करती है. इसको अमेंड करने के बाद प्राइवेट प्लेयर जो है वो भी इंडिया के अंदर में न्यूक्लियर प्लांट्स को रन कर पाएंगे. और इनिशियली यहां पे प्लान ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे दे वुड बी अलाउड टू ऑपरेट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMRs को वो करेंगे. विद फ्यूचर हो सकता है हम उनको अलग अलग प्लांट्स को भी या बड़े प्लांट्स को भी रन करना स्टार्ट करें. ओके, तो ये आपकी एक और न्यूज हो जाएगी जिसके अंदर में आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको रिफॉर्म किया जा रहा है. ये दो प्राइमरी लॉज हैं जिनको यहां पे हम चेंज करने वाले हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस. आई होप ये पर्टिकुलर न्यूज सेशन आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें हम और क्या बेटर कर सकते हैं. जो भी आप बताएंगे उसी अकॉर्डिंगली हम उसको करेंगे. और भी कई नए इनिशिएटिव्स आपके हमारे प्रपोजल के अंदर में पाइपलाइन में है, वेरी सुन वो भी आपके यूट्यूब पे इनिशिएट किए जाएंगे. इन केस यू फील लाइक यू हैव स्पेसिफिक सजेशन यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड अस, हम उनको भी आके जाके इंप्लीमेंट करेंगे. Okay, so with this message let's end today's session. Thank you and have a very nice day.